हमने प्रीवियस लेक्चर पे एनर्जी बैंड डायग्राम कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए किस तरीके से बनता है वो देखा। ठीक, हमने देखा कि इन केस ऑफ कंडक्टर बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का एनर्जी गैप 0 था। दैट मीन्स दोनों बैंड आपके ओवरलैप कर रहे थे। इंसुलेटर के केस में हमने देखा कि वही एनर्जी गैप बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, जिसको हमने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखा। और सेमीकंडक्टर के केस पे हमने देखा कि वही फॉरबिडन एनर्जी गैप बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। इतना कल हम लोगों ने डिस्कशन किया प्रीवियस लेक्चर में। आज हमको देखना है कि उस एनर्जी बैंड डायग्राम में बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड कैसे बनता है। और साथ में ये भी डिस्कशन करना है कि किस तरीके से कंडक्टर के केस पे, इंसुलेटर के केस पे और सेमीकंडक्टर के केस पे अलग अलग तरीके से फॉरबिडन एनर्जी गैप क्रिएट होता है। दैट मीन्स हमको समझना है कि बैंड कैसे फॉर्म होता है, मतलब बैंड फॉर्मेशन समझना है हमको। आज हमारा टॉपिक है आज का बैंड फॉर्मेशन। बैंड प्रीवियस लेक्चर अगर मेरे नहीं देखे हैं तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, कल वाला। इसके बाद ही आपको आज का टॉपिक समझ में आएगा, अदरवाइज आपको ये टॉपिक समझ में आने वाला नहीं। ठीक, हमें बैंड फॉर्मेशन के लिए कुछ चीजों को जानना बहुत जरूरी है। अगर हम उन चीजों के बारे में नहीं जानते तो हमें बैंड फॉर्मेशन समझ में नहीं आएगा। इंपॉर्टेंस मतलब कुछ टर्मिनोलॉजी है जो बैंड फॉर्मेशन के लिए रिलेट है, जो बैंड फॉर्मेशन से रिलेटेड है। अगर हम उस टर्मिनोलॉजी के बारे में नहीं जानते तो हमें बैंड फॉर्मेशन समझ में नहीं आएगा। और जब हमें बैंड फॉर्मेशन समझ में नहीं आएगा तो हम एनर्जी गैप के बारे में भी डिस्कशन नहीं कर पाएंगे कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए वो एनर्जी गैप ऐसे और इतनी वैल्यू का क्यों क्रिएट होता है। ठीक? सबसे पहले हमें पता है, सबसे पहले आपने इंटर में पढ़ा है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये चीज आपको पता है कि एक एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये चीज आपको पता है। क्यों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है? क्योंकि आपको पता है कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या के बराबर होती है। ये चीज आपने केमिस्ट्री में पढ़ी है। मैं ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा केमिस्ट्री में, बट जो चीज बैंड फॉर्मेशन से रिलेट करती है बस मैं उस विषय पे डिस्कशन करूंगा। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये आपको पता है, पहले से पता है कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और क्यों न्यूट्रल होता है? क्यों? क्योंकि एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या के इक्वल होती है। या आप बोल सकते, ये भी जानते हैं कि एटम्स कई नंबर ऑफ ऑर्बिट्स से मिलकर बनता है। ऑर्बिट्स तो आपको पता ही होंगी, ठीक है, कि ऑर्बिट्स मीन होता है कक्षाएं। ठीक, जो एटम्स होता है, कोई भी एटम्स है, वो बहुत सारी ऑर्बिटल्स से मिलकर बना होता है, ऑर्बिट्स से मिलकर बना होता है। और उन ऑर्बिटल्स को हम लोग के, एल, एम, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ में इन्हें काउंटिंग भी देते हैं कि दिस इज n इक्वल टू 1, दिस इज n इक्वल टू 2, दिस इज n इक्वल टू 3, दिस इज n इक्वल टू 4। ठीक, ये चीजें आप लोग पढ़े हैं। ठीक, और साथ में हम ये भी जानते हैं कि कोई एटम है, उस एटम की सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसे ही हम लोग बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और उस ऑर्बिट को
या उस जो सबसे बाहरी ऑर्बिट है या जो सबसे बाहरी सेल है उसे ही हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी सेल भी बोलते हैं, और साथ में उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक? तो जो चीज मैंने अभी बोली उसको हम लोग एक फिगर के सहायता समझने की कोशिश करेंगे। मतलब एक किसी भी मटेरियल का हम पीरियोडिक टेबल से कोई भी मटेरियल उठा लेंगे और किसी भी मटेरियल का हम रिव्यू करेंगे और उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सपोज कर लेता हूं कि मैंने एल्यूमिनियम लिया। ठीक है, एल्यूमिनियम मैंने लिया, मैंने सपोज कर लिया कि मैंने कोई एल्यूमिनियम मटेरियल लिया है, और जो जितनी चीजें मैंने अभी आपको बोली कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इस पे कई ऑर्बिट्स होती हैं, इन ऑर्बिट्स को हम लोग के एल एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। साथ में जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है उस पर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और साथ में इन ऑर्बिट्स को हम लोग एनर्जी लेवल्स भी बोल सकते हैं। तो इस पूरे डिस्कशन को समझने के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि कोई भी एक मेटल या कोई भी पीरियोडिक टेबल से एक एलिमेंट ले लेते हैं और उस पर डिस्कशन करते हैं इस पूरे टॉपिक। मैंने मान लिया कि मैंने एल्यूमिनियम ले लिया। ठीक है, आपको पता है कि एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, मतलब जो इसका एटॉमिक नंबर है जिसे हम लोग बोलते हैं परमाणु क्रमांक, वो 13 होता है। ये चीज आपको पता है। ठीक है, तो अगर इस 13 का इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन करिए आप, तो आप पाएंगे कि 2 8 एंड 3, यानी पहली वाली जो ऑर्बिट होगी, पहली वाली जो एनर्जी लेवल होगा उस पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरी वाली ऑर्बिट जो होगी, जो एनर्जी लेवल होगा उस पे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। और तीसरी वाली जो ऑर्बिट होगी उस पे 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं 2 8 3, 8 2 10 3 13। अगर इसको हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड वे में केमिस्ट्री में अगर इसको और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन करें तो आप पाएंगे कि ये इस तरीके का हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ठीक है, इतना भी आपने पढ़ा होगा। गिन लीजिए, 2 2 4 6 4 10 2 12 1 13। कितने लोगों को ये आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैंने एक एल्यूमिनियम लिया, अब मैं क्या करता हूँ उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। सपोज करिए कि ये न्यूक्लियस है उस एटम का जिसको मैंने एज्यूम किया है, और इसके बाहर मैंने क्या कर दिए हैं, ऑर्बिट्स बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, ऑर्बिट्स बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक, ये आपकी के नंबर की ऑर्बिट्स है, ये आपकी एल, ये एम। ठीक, पहली वाली ऑर्बिट्स में आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, 2। तो आपने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दिए। दूसरी वाली ऑर्बिट में आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, 8 है, तो आप इस पे 8 रिप्रेजेंट कर दीजिए। और लास्ट वाली ऑर्बिट में आपने देखा कि 3 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, अब मैंने बोला कि जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसको ही हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑर्बिट, या इस पे प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है उसको ही हम लोग बोलेंगे क्या, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब ये आपका सबसे आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल है, तो इसको हमने बोल दिया बैलेंस एनर्जी लेवल, बैलेंस एनर्जी लेवल। और इन पे ये जो 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इन इलेक्ट्रॉन्स को मैंने बोल दिया बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन में बहुत बड़ा अंतर है। और आपने देखा कि कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर जिनकी भी डिफिनीशन मैंने दी विद रिस्पेक्ट टू फ्री इलेक्ट्रॉन दी, तो यहां से हमको क्लियर होगा वो चीज। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्या कर दिया, बैलेंस इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया। ठीक, न्यूक्लियस के न्यूक्लियस के पास जो
सेल है उसको हम लोगों ने नाम दे दिया इनर सेल। ठीक, इस वाले को हमने नाम दे दिया इनर सेल, इनर सेल। अब आपने पढ़ा होगा कि इस न्यूक्लियस के द्वारा इन इलेक्ट्रॉन्स पे जो ऑर्बिट्स पे जो एनर्जी लेवल्स पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस न्यूक्लियस के द्वारा कुछ ना कुछ फोर्स जरूर लगता है। ये चीज आपने पढ़ी होगी, ठीक है। कितने लोगों ने, अब आपने ये भी पढ़ा होगा, ठीक, कि इस न्यूक्लियस के द्वारा यानी इस एटम के इस न्यूक्लियस के द्वारा इन इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स लग रहा है वो कहीं पर स्ट्रांग होगा और कहीं पर लूज होगा, और इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या पता कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन जितनी ज्यादा दूरी पर होंगे उन पर लगने वाला फोर्स उतना ही कम होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बात तो समझिएगा, ये सब पढ़ा है आपने, ठीक है, करिए, ठीक है। तो मैंने बोला कि इस एटम के न्यूक्लियस के द्वारा इन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स एग्जिस्ट करता है, और उस फोर्स की जो वैल्यू है, उस फोर्स की वैल्यू है हम इस फॉर्मूले के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। दैट मीन्स ये निकला कि जो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से जितनी ज्यादा दूरी पर होंगे उस पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, उतना ही कम होगा। क्यों? क्योंकि ये दूरी ज्यादा है, इसका मतलब फोर्स क्या होगा इन इलेक्ट्रॉन्स पे। इन इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या जो बैलेंस एनर्जी लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इस एटम के, उन पर इस न्यूक्लियस के द्वारा जो लगने वाला फोर्स होगा वो कम होगा। साथ में जो इनर सेल्स है, इनर सेल्स को आप देख रहे हैं कि ये न्यूक्लियस के पास है, मतलब डिस्टेंस कम है। डिस्टेंस कम है इसका मतलब है कि बेटा फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो न्यूक्लियस से दूर है, जो न्यूक्लियस से दूर है उन पर जो फोर्स लग रहा है वो कम लगेगा, और जो न्यूक्लियस के पास है उनमें जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा। यानी अब हम कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन आपके लूजली बाउंड है। ठीक है, क्या है, लूजली बाउंड है, लूजली बाउंड है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस के पास में मोस्ट ऑर्बिट पे प्रेजेंट है, उन पे लगने वाला फोर्स कम होगा, और जो इनर सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उन पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो स्ट्रांग होगा। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इतनी चीज आपको पता है। अब हम क्या करते हैं कि अगर इन इलेक्ट्रॉनों को बेटा थोड़ा सा भी फोर्स आप लगा दीजिए, क्योंकि लूजली बॉन्ड है ना, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बॉन्ड है, तो अगर आप थोड़ा सा भी फोर्स लगा दीजिए तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट को छोड़ देंगे और छोड़कर फ्री स्पेस में चले जाएंगे। ठीक, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इतनी आसानी से अपनी ऑर्बिट को नहीं छोड़ेंगे, इनको ऑर्बिट से छोड़ने के लिए हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक, तो जैसे ही मैंने इस एटम को थोड़ा सा फोर्स दिया और थोड़ा सा फोर्स देने के बाद हमने देखा कि ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही अपनी ऑर्बिट को छोड़ते हैं और फ्री स्पेस में चले जाते हैं, तो अब ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं रहे, ये इलेक्ट्रॉन बन गया बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन। यही है फ्री इलेक्ट्रॉन, जो अभी तक हम इतने दिन से चिल्ला रहे थे ना कि फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। दिस इज द फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, अब ये इलेक्ट्रॉन यहां तो प्रेजेंट नहीं रहा, अब ये इलेक्ट्रॉन कहां आ गया, इस जगह पे आ गया। ठीक, यानी कि अपनी ऑर्बिट को छोड़ गया, और अपनी ऑर्बिट को छोड़ने के बाद किसी फ्री स्पेस में पहुंच गया। वो कौन सी फ्री स्पेस है ये भी डिस्कशन होगा नेक्स्ट लेक्चर पे, बट अभी सिर्फ इतना, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। इतनी चीज सब फ्री इलेक्ट्रॉन बोले थे
कि कंडक्शन के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन का होना नेसेसरी। तो अगर आपसे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन बोले कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो आप उसको बोलेंगे कि किसी भी एटम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन पर न्यूक्लियस के द्वारा फोर्स जो लगता है वो लूज लगता है, और वो इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्ड होते हैं। अगर हम उस एटम को थोड़ी सी भी एनर्जी दे दें, थोड़ा सा भी फोर्स दे दें, तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिट को छोड़कर कहां चले जाते हैं? फ्री स्पेस में चले जाते हैं। तब वो इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक, अब सुनिएगा आगे। जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन ने अपनी एटम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट को छोड़ा, तो इलेक्ट्रॉन तो बेटा बन गया फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये एटम अब एटम नहीं रहा। अब ये एटम एटम नहीं रहा, अब ये एटम बन गया आयंस, यानी आयंस बन गया ये। ठीक, आयंस का नाम सुने होंगे ना? सुने हो कि नहीं सुने हो? आयन सुने हो? पॉजिटिव आयन, निगेटिव आयन, देखते हो प्लस। पीरियोडिक टेबल में डिटेक्ट करने के लिए, अर्थात उनके डिटेक्टिनेशन के लिए हम 3 तरीकों का प्रयोग करते हैं। ठीक है बेटा, फिर से सुन लीजिए कि जब हम पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो हम पीरियोडिक टेबल में पाते हैं कि कुछ एलिमेंट्स कंडक्टर की सीरीज में है, कुछ एलिमेंट्स इंसुलेटर की सीरीज में है, और कुछ एलिमेंट्स सेमीकंडक्टर की सीरीज में है, और हम उनको डिटेक्ट करते हैं। उनके डिटेक्टिनेशन के इस प्रोसेस को हम लोग 3 तरीके से कंप्लीट करते हैं, हमारा कंडक्टिविटी ऑब्लिक रजिस्टिविटी के आधार पर। कंडक्टिविटी ऑब्लिक रजिस्टिविटी के आधार पर, रजिस्टिविटी के आधार पर। ठीक है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। मैंने बताया था कि कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर वे मटेरियल है जिनकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, रजिस्टिविटी कम होती है। ठीक, इंसुलेटर क्या होते हैं? वे होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कम होती है, रजिस्टिविटी ज्यादा होती है। और मैंने सेमीकंडक्टर भी बताया था कि वे पदार्थ होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर से ज्यादा होती है पर कंडक्टर से कम होती है। अब इन्हीं मटेरियल्स के डिटेक्टिनेशन का जो दूसरा तरीका है वो होता है बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक, फ्री इलेक्ट्रॉन के आधार पे भी मैं आपको प्रीवियस लेक्चर पे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर बता चुका हूं। अगर नहीं किसी ने देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा। क्या मैंने बताया था कि कंडक्टर वे पदार्थ होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होती है, इंसुलेटर वे पदार्थ होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या नहीं होती है, और सेमीकंडक्टर वे पदार्थ होते हैं जो इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी को कंज्यूम करते हैं, धारण करते हैं। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट डिटेक्टेशन है कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का, वो है बेटा बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी के आधार पे मैंने कल प्रीवियस लेक्चर पे फिर आपको बताया कि इन केस ऑफ कंडक्टर there is no energy gap between the valence band and conduction band. In case of insulator, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, और सेमीकंडक्टर के केस में एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इतना आपने पढ़ा, बट हमने अभी ये नहीं जाना कि हमारा बैंड है क्या, आखिरकार बैंड है क्या, और बैंड हमारा बनता कैसे है। तो इसी बैंड को, जो बैंड हमने 2 पढ़े ना, एक बैलेंस बैंड और एक कंडक्शन बैंड, इन्हीं को हमको सीखना है कि ये बनते कैसे हैं, और हमारा एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 0 कैसे हो जाता है। तो उसके लिए पहले क्या था कि हम पता करें एक एटम के एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि मैंने आज आपको बताया कि एक एटम में क्या क्या हो सकता है, और दूसरा हम पता करें कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तीसरा हम पता करें कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इतनी चीजें मैंने आज आपको बताई। अब हम
इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे कल, और बताएंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन था, जो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन था, ये जो फ्री स्पेस में पहुंचा, वो फ्री स्पेस क्या है। ठीक है, इस पे डिस्कशन करेंगे। साथ में हम ये डिस्कशन करेंगे कि आइसोलेटेड एटम क्या होता है, और जब हम आइसोलेटेड एटम और ये फ्री इलेक्ट्रॉन की पूरी कहानी को समझ जाएंगे, तब हम लोग जानेंगे कि हमको मिलता हूं मैं। ठीक।